हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय 2। चलिए शुरू करते हैं। रेहान ने जिस तरह कियारा को एंटरटेनमेंट कंपनी छोड़कर अपना फुल फ्लेज फैशन स्टूडियो खड़ा करने की बात की, तो साशा भी फौरन रेहान की हाँ में हाँ मिलाती हुई कियारा से बोली, हाँ कियारा, रेहान बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम्हें इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक एंटरटेनमेंट कंपनी की कॉस्ट्यूम डिजाइनर बनना तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। तुमको तो अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करने पर फोकस करना चाहिए। कियारा रेहान और शशा की बात सुनकर चुप थी। कियारा ने जब वर्ल्ड फैशन कंपटीशन जीता था तो उसको एक से एक बड़ी कंपनियों ने स्टूडियो ऑफर किए थे। बहुत से लोगों ने तो उसे उसके पर्सनल स्टूडियो के लिए भी स्पॉन्सरशिप ऑफर की थी, पर कियारा ने सब कुछ रिफ्यूज कर दिया था। उसकी प्रायोरिटी रेहान था और अभी भी रेहान ही है। उसे सिर्फ रेहान के साथ रहना है। जब रेहान ने कहा कि वह कंपनी छोड़कर अलग स्टूडियो बना ले, तो कियारा को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। अलग स्टूडियो और उसका अपना फैशन ब्रांड, यह उसका हमेशा से सपना रहा है, पर इसके लिए वह रेहान से दूर नहीं जाना चाहती। उसने धीरे से रेहान को कहा, इस बारे में बाद में सोचेंगे, अभी जहां है बस वही की बात करते हैं। सब लोग अब कपड़े चेंज कर चुके थे। रेहान को खुद में कोई खास फर्क नहीं लग रहा था, सिवाय इसके कि अब वह थोड़ा फॉर्मली ड्रेस था। कियारा, शशा, कविता सब एक से खूबसूरत लग रहे थे। कविता के ग्रुप की लड़कियों ने भी अपने लिए ड्रेसेस पसंद करके चेंज कर ली थी। पहली नजर में तो बिल्कुल यूं ही लग रहा था कि जैसे सितारे जमीन पर आ गए हैं। रेहान के इंसिस्ट करने पर मैगी ने भी फॉर्मल कपड़े चेंज कर लिए थे और उन कपड़ों में मैगी की खूबसूरती ऐसे निखर रही थी कि रेहान भी कुछ देर से देखता ही रह गया था। जब रेहान उस शॉपिंग आर्केड से बाहर निकला तो वह खुद एक्सेप्शनली हैंडसम लग रहा था। उसके एक तरफ मैगी थी, दूसरी तरफ कियारा और पीछे साशा और कविता चल रहे थे। जितने लोगों ने यह नजारा देखा बिना पलक झपकाए बस देखते ही रह गए। यूं तो रेहान था भी प्रिंस जैसा, पर इस समय तो सच में पूरी दुनिया का ही राजकुमार दिखाई दे रहा था। सामने से विवेक आ रहा था और वह भी बहुत ज्यादा हैरानी से सबको देख रहा था, जैसे कपड़े बदल जाने के बाद रेहान और बाकी लड़कियों को पहचान ही न पा रहा हो। रेहान ने विवेक को देखकर कहा, टाइम पर आए हो हम लोग, बस यहां से अब जा ही रहे हैं। ऐसा करो, तुम भी अपनी पसंद का कोई भी सूट सिलेक्ट करके चेंज कर लो। विवेक ने हैरान होते हुए कहा, क्यों, मुझे कपड़े क्यों बदलने हैं? जो पहने हुए हैं ये अच्छे नहीं है। क्या विवेक पहला ऐसा था जिसने आउटरा इटली रेहान को मना कर दिया कि उसके कपड़े ठीक हैं और उसे दूसरे कपड़े नहीं चाहिए? रेहान को उसकी यह बात अच्छी लगी। रेहान ने इस बार उसे इंसिस्ट करते हुए कहा, सबने लिए हैं, तुम भी ले लो और मेरे साथ आज की डिनर पार्टी में चलो। विवेक ने इस बार बहस नहीं की, पर विवेक इतना हम्बल था कि उन टॉप ब्रांड्स में जाकर सबसे लो कॉस्ट सूट उसने सिलेक्ट किया। वह भी बहुत झकते हुए। उसे सही नहीं लग रहा था कि रेहान उस पर इस तरह से पैसे खर्च करें। उसके बाद वह सब लोग स्पेशल असाइन एरिया की तरफ चले गए, जहां पर आज का दिन अरेंज किया गया था। क्रूज पर बने उस स्पेशली डिजाइन पार्टी एरिया का नजारा भी बिल्कुल अलग था। सारे हाई प्रोफाइल लोग खुद को एक दूसरों से बेहतर दिखाने की होड़ में लगे हुए थे। वहीं पर वह लड़की लीजा भी थी जो उस बड़ी उम्र की औरत के साथ इस क्रूज पर आई थी। एक स्ट्रगलिंग फिल्म स्टार जिसने सोचा हुआ था कि आज की रात कोई सूटेबल टारगेट ढूंढना ही है और हर हाल में उसे काम लेना है। लीजा पार्टी में इधर से उधर सबको बहुत हसरत से देख रही थी, पर सारे लोग उसको एक से एक बदतमीज और गंदी नीयत से भरे हुए दिख रहे थे। उस अधेड़ उम्र की औरत ने उसके पास आकर कहा, और कितना टाइम वेस्ट करोगी? आधी रात तो गुजर चुकी है। ऐसे ही चलता रहा तो आज भी कोई नहीं मिलेगा हमारे पास और पैसे नहीं बचे हैं। मैं तुम्हें याद दिला चुकी हूं कि यह हमारा आखिरी चांस है। ली ने उस औरत को कहा, प्लीज आंटी, मुझे रिमिटर बंद कीजिए। उस आंटी ने लीजा को कहा, मैं तुम्हें ह्यूमिलेट नहीं कर रही, सच बता रही हूं, इस शक्ल में काम पाने के यही रूल्स है। अगर तुम्हें फेमस होना है तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है उसे बिना कंप्रोमाइज किए काम मिल ही नहीं सकता। लीजा अब रोने जैसी हो गई थी। वह बहुत कोशिश कर रही थी, पर फिर भी उससे इस तरह का काम नहीं हो पा रहा था कि वह आगे बढ़कर किसी को रजाए आंटी से पीछा छुड़ाने के लिए वह वहां से तेजी से चल दी। तभी उसे पीछे से किसी ने पुकारा, लीजा रुको तो।
लीजा ने पलटकर देखा तो सामने वाणी खड़ी थी। वह दोनों किसी जमाने में कॉलेज में साथ पढ़े थे। कोई खास जान पहचान नहीं थी, पर वाणी ने शो ऑफ करने की गर्ज से ही लीजा को आवाज मारी थी। वह उसे दिखाना चाहती थी कि आज इतने बड़े क्रूज पर वह कितनी महंगी डिजाइनर ड्रेस में खड़ी है। लीजा ने उसे देखते ही सच में खुशी जाहिर करते हुए कहा, अरे वाणी, तुम यहां कैसे? वाणी ने इतराते हुए लीजा को कहा, यह तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहां कैसे? मैं तो जिस एंटरटेनमेंट कंपनी में काम करती हूं वह सुपर रिच है, उस कंपनी के बॉस। हम सबको यहां पर वेकेशन पर लाए हैं। उन्हीं के साथ हम क्रूज पर पार्टी भी अटेंड करने आए हैं। पर तुम यहां किसके साथ आए हो भाई? वाणी के इस तरह पूछने से लीजा का रहस्या कॉन्फिडेंस भी जाता रहा। उसने बहुत धीरे से कहा, मैं बस खुद ही आई हूं यहां पर अकेले। दरअसल मैं फिल्मों में रोल की कोशिश कर रही हूं। कुछ छोटे मोटे काम किए हैं मैंने, पर अभी तक बड़ा कुछ हो नहीं पाया है। लीजा की बात सुनकर वाणी के मुंह पर बड़ी सरकास्टिक सी स्माइल आई। लीजा ने जब वाणी को यह कहा तो वहां पर एक डायरेक्टर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खड़ा था। उसने पलटकर लीजा को ऊपर से नीचे तक देखा। वह आदमी काफी मोटा था और उसके सिर पर बाल भी नहीं थे। उसने आगे बढ़कर लीजा को कहा, हेलो ब्यूटीफुल। लीजा जानती थी कि यहां पर सारे बड़े लोग हैं, वह किसी को ऑफेंड नहीं कर सकती, इसलिए लीजा ने भी पलटक उस आदमी को कहा, हेलो सर। वह आदमी लीजा से बोला, तो तुमको फिल्मों में काम चाहिए, काफी खूबसूरत हो तुम। अगर ठीक ठाक एक्टिंग भी जानती हो तो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए एक रोल है। वह जिस तरह से लीजा को देख रहा था, लीजा को समझ रहा था कि उसकी नीयत खराब है। पर लीजा ने अपने गुस्से को दबाते हुए बहुत पेशेंस के साथ पूछा, कैसी फिल्म सर, और किस तरह का रोल? उस आदमी ने कहा, रिसेंटली मेरी एक फिल्म फ्लो पर जाने वाली है, उसमें एक फीमेल एक्टर की जरूरत है। उस आदमी के साथ पहले से ही एक लड़की थी जिसने बहुत शॉर्ट ड्रेस पहनी थी और जरूरत से ज्यादा मेकअप पोत रखा था। वह एकदम से तुनक कर बोली, पर उस फिल्म में तो हीरोइन का रोल मैं कर रही हूं ना। आखिरी मोमेंट में मुझे रिप्लेस करके इसको कैसे ले सकते हो? वह जिस तरीके से उस मोटे से चिपकी हुई थी, साफ पता चल रहा था कि उसने भी क्या कुछ नहीं किया है इस रोल के लिए। उस मोटे ने उसका हाथ दबाते हुए कहा, तुमको थोड़ी रिप्लेस कर रहा हूं डार्लिंग, मेन लीड तो तुम्हारा ही है। सेकंड लीड के लिए मैं इस लड़की को पूछ रहा हूं। फिर उस मोटे ने लीजा की तरफ देखकर पूछा, देखो, अगर तुम्हें मेरी फिल्म में सेंकर्ड लीड करने में कोई तराज नहीं है तो पार्टी के बाद मेरे रूम में आ जाना, स्क्रिप्ट डिस्कस कर लेंगे। उसकी बात सुनकर लीजा का दिमाग फिर से घूम गया। रात को रूम में बुलाकर स्क्रिप्ट डिस्कस करना क्या है? यह सब क्या नहीं, वह खूब अच्छे से जानती थी। उधर उस मोटे डायरेक्टर के साथ जो लड़की खड़ी थी, उसको यह बात भी गवारा नहीं थी कि यह आदमी सेकंड लीड के लिए लीजा को सिलेक्ट कर ले। सेकंड लीड के लिए वह बाईस अपनी ही कजिन सिस्टर को इस फिल्म में काम दिलाना चाहती थी। जैसे ही डायरेक्टर ने लीजा को सेकंड रोल ऑफर किया, तब से ही उसका माथा ठनक गया और वह सोच ही रही थी कि कैसे लीजा का काम बिगाड़े। इतने में ही लीजा ने डायरेक्टर को कहा, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड। बस सर, पर मैं माफी चाहती हूं, मुझे कुछ और काम है, मैं नहीं आ सकूंगी। लीजा का जवाब सुनकर वह लड़की तो शॉक ही रह गई। उसने सोचा, इस लड़की का जरूर दिमाग खराब है। इतना टॉप डायरेक्टर इसको सामने से रोल ऑफर कर रहा है और यह इस तरह से रिफ्यूज कर रही है। लीजा की बात सुनकर वह डायरेक्टर भी शॉक रह गया था। उसने हैरानी से लीजा से पूछा, तुम मुझे मना कर रही हो? और इसे लीजा ने उसे जवाब दिया, आई एम सॉरी सर, बट मैं ये काम नहीं ले सकूंगी। उस डायरेक्टर का एकदम से पारा हाई हो गया। उसने लगभग चीखते हुए लीजा को कहा, हाउ डेयर यू रिफ्यूज मी? तुम्हें इसका मतलब पता है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे आगे से काम मना कर रही हो? मैं तुम्हारा पूरा करियर डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में तुम्हें दूर दूर तक कोई काम नहीं देगा। तारक महत काउलतः घबराई से खड़ी सोच ही रही थी कि क्या करें। इतने में पीछे से एक आवाज आई, एक्सक्यूज मी। लीजा ने पलटकर देखा तो एक 30 से 35 साल का जेंटलमैन टाइप आदमी खड़ा था। डिसेंट एंड सोबर लीजा को कुछ देर लगी, फिर लीजा ने उसे पहचान लिया। वह आदमी भी डायरेक्टर ही है, बट उसका स्टाइल आज सिनेमा वाला है। उसकी फिल्में चाहे कमाए कुछ न, पर इंडस्ट्री में उसकी इज्जत बहुत थी। पर वह भी अपने एडल नेचर की वजह से बहुत बदनाम था, क्योंकि किसी भी फिल्म को बेचने के लिए और ना तो उसमें कोई मसाला ऐड करता था, न किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार होता था। उस आदमी ने उस मोटे डायरेक्टर को कहा, हेलो मिस्टर शेट्टी, क्या हालचाल है? आपके बड़े दिन बाद आज आपको देख रहा हूं।
उस मोटे डायरेक्टर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए उस आदमी को बोला, मेरे पास आपके जितना फालतू टाइम नहीं रहता। मिस्टर अविनाश, मैं बहुत बिजी रहता हूं। अविनाश उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। फिर उसने लीजा की तरफ देखकर पूछा, आर यू मिस लीजा, जिसने अभी थोड़े दिन पहले ही एक शॉर्ट मूवी की थी, एसिड। लीजा ने उस डायरेक्टर को बहुत हैरानी से देखा और कहा, हेलो मिस। सर अविनाश, मैं आपके काम की बहुत बड़ी फैन हूं। मैं बहुत सरप्राइज हूं कि आपने मेरा काम नोटिस किया। अविनाश ने लीजा को बोला, मैंने थोड़े टाइम पहले ही एक स्क्रिप्ट लिखी है, उस पर मैं मूवी बनाना चाहता हूं। उस मूवी में हीरोइन के रोल के लिए मुझे लगता है कि आप बहुत सूटेबल रहेंगी। क्या आप इंटरेस्टेड हैं? उस मोटे की गर्लफ्रेंड का मुंह तो खुला का खुला रह गया। अविनाश जैसा डायरेक्टर जिस लड़की को काम देता था, वह लड़की ग्लैमर इंडस्ट्री की सुपरस्टार कहलाए या ना कहलाए, पर नेशनल अवार्ड मिलने के चांसेस उसके सबसे ज्यादा रहे हैं। लीजा तो खुद अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रही थी। वह तो ऐसे खड़ी हो गई जैसे पत्थर बन गई हो। पर लीजा ने अपनी मासूमियत में पलटकर अविनाश से कुछ ऐसा पूछ लिया कि उस मोटे की गर्लफ्रेंड जोर से हंस पड़ी और बहुत खुश हो गई कि अब तो यह रोल लीजा को मिलने से रहा। लीजा ने खुद ही अपने लिए सब कुछ तबाह कर लिया था। अविनाश को यह बात कहकर, लीजा की बात सुनकर अविनाश भी बहुत हैरानी से लीजा को देख रहा था। उसको भी समझ नहीं आया कि लीजा की इस बात पर हंस दे या गुस्से में उसे जोर से डांट दे। पर वह यह बात समझ रहा था कि लीजा इंडस्ट्री में अभी युवा है, अभी नहीं है, तो इस तरह का सोचना नेचुरल बात है। रॉयल प्रिंसेस क्रूज पर दिन पार्टी चल रही थी। वहां पर बहुत सारे फिल्म स्टार्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मौजूद थे। लीजा अपनी आंटी के साथ उस क्रूज पर आई थी ताकि किसी डायरेक्टर से कोई बड़ी फिल्म मिलने का चांस बन सके। एक डायरेक्टर ने उसे फिल्म का सेकंड लीड ऑफर भी किया, पर बहुत घटिया तरीके से उसका फायदा भी उठाना चाहा। लीजा ने जब उस डायरेक्टर को मना किया तो वह डायरेक्टर लीजा पर बुरी तरह बिगड़ गया कि उसका करियर तबाह कर देगा। लीजा जब यह बब चुपचाप खड़ी सुन रही थी, तभी वहां पर एक और डायरेक्टर अविनाश आया। अविनाश अपने अड़ियल स्वभाव और अपनी शानदार आर्ट मूवीज के लिए बहुत फेमस है। अपने एक्टिंग स्किल्स दिखाने के लिए बड़ी बड़ी हीरो हीरोइन उसके साथ काम करना चाहते हैं। उसके साथ कमर्शियल सक्सेस भले ही ना मिले, पर क्रिटिक से बहुत तारीफ मिलती है। अविनाश ने लीजा को कहा कि उसने लीजा की एक शॉर्ट फिल्म देखी है और अपनी अपकमिंग मूवी के लिए वह लीजा को एज अ हीरोइन साइन करना चाहता है। यह सुनते ही लीजा पहले बहुत खुश हुई, फिर उसे लगा कि जरूर अविनाश का भी कोई हिडन मोटिव होगा। उसने सबके सामने ही अविनाश से पूछा, मुझे आपकी फिल्म में हीरोइन के रोल के लिए क्या करना होगा? आपके पास भी रात को स्क्रिप्ट नरेशन के लिए हमें आना होगा क्या? जो भी फेवर आप चाहते हैं साफ ही बता दीजिए। अविनाश को उसकी बात सुनकर एक बार तेज गुस्सा आया, पर फिर वह यह सोचकर मुस्कुरा दिया कि लीजा को इन्हीं चीजों से रात दिन दो चार होना पड़ रहा होगा। तभी वह इस तरह की बात कह गई है जिस डायरेक्टर की मूवी अभी अभी लीजा ने रिफ्यूज की थी। उसकी गर्लफ्रेंड ने तो सोचा कि लीजा को अब अविनाश कभी काम नहीं देगा, पर हुआ बिल्कुल। बोता अविनाश ने लीजा को कहा, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है। इधर उधर की बातें ना मैं करता हूं, ना किसी और का करना पसंद करता हूं। मैंने जब यह स्क्रिप्ट लिखी थी, उसके कुछ समय बाद ही मैंने आपकी शॉर्ट फिल्म मैसेज देखी। मैं तब से ही आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा था। आप उस रोल में बिल्कुल फिट बैठती है, इसलिए मैंने आपको यह रोल ऑफर किया है। बस जैसे ही मुझे इस फिल्म के लिए कोई सूटेबल प्रोड्यूसर मिलेगा, इस पर काम शुरू कर देंगे। लीजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि उसको न सिर्फ मेन हीरोइन का रोल ऑफर हुआ, बल्कि ऑफर करने वाला भी इतना फेमस डायरेक्टर अविनाश है, जिसकी रेपुटेशन फिल्म इंडस्ट्री में कमाल की है। लीजा को इस तरह रोल मिलता देखकर उस डायरेक्टर के तो बाकी नहीं रही, जिसने अभी थोड़ी देर पहले ही लीजा को सैनिक लीड रोल ऑफर किया था और लीजा का फायदा उठाना चाहा था। उस डायरेक्टर ने लीजा को कहा, तुम इस डायरेक्टर के साथ काम करोगी, इसने आज तक किसी को कमा कर दिया है, जिसके भी पैसे लगवाए हैं। डुबोया ही है, बस क्रिटिक्स इसकी तारीफ कर देते हैं, पर जेब से सब ठन ठन गोपाल रहता है। कोई इस पर पैसा नहीं लगाना चाहता। 10 फिल्में बनाई होंगी, नेशनल अवार्ड भी 2 ही फिल्मों को मिला है, 8 तो फ्लॉप ही हैं। इसके साथ काम करके मिलेगा। क्या तुमको अविनाश ने उस डायरेक्टर को कहा, आप इस लड़की को बिना बात डिमोटिवेट कर रहे हैं। मैं चलता हूं, काम नहीं करता हूं। मेरी फिल्मों में काम करने में मेहनत लगती है। मैं एक्टर्स बनाता हूं, स्टोर्स नहीं। उस डायरेक्टर ने अविनाश की बात पर चिढ़कर कहा, भारी भारी बातों से घर नहीं चलते।
मिस्टर अविनाश, फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। फेम और पैसा सक्सेस फिल्मों के एक्टर्स को मिलता है, फ्लॉप फिल्मों के एक्ट्रेस को नहीं। और आपकी फिल्मों का हिट और फ्लॉप रेशो क्या है, ये आपको भी पता है। अगर ये पॉपुलर होना चाहती है तो इसको आप जैसी फिल्मों में काम करने से बचना होगा, वरना इसका करियर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। उस डायरेक्टर की बात सुनकर लीजा उदास हो गई, क्योंकि यह बात बिल्कुल सच थी। अविनाश की फिल्मों का कमर्शियल सक्सेस कुछ भी नहीं था और लीजा खुद भी ऑलमोस्ट बैंकर थी। उसके सारे पैसे खत्म हो चुके थे। पर ने सोचा कोई काम ना मिलने से अविनाश के फिल्म में हीरोइन का रोल मिलना बड़ी बात है। एक बार उसका एक्टिंग स्किल नोटिस होने लग गया तो उसके पास अच्छा और मेन स्ट्रीम काम भी आएगा। लीजा ने अविनाश को कहा, सर आपको आपके फिल्म के लिए प्रोड्यूसर मिलते ही आप मुझे बताएगा, मुझे आपका ऑफर मंजूर है। अविनाश लीजा को कुछ जवाब देता, इससे पहले ही उस पार्टी हॉल का बड़ा सा दरवाजा खुला और जैसे एक साथ बहुत सारे सितारों ने एंट्री की। रेहान के साथ मैगी और कियारा, साशा रिद्धिमा तो थे ही, उनके पीछे पीछे जो 50 लड़कियां थी। एक साथ इतनी खूबसूरती देखना ऐसा स्पेक्टेकुलर नजारा था कि पूरा पार्टी हॉल दंग रह गया था। वह सारी लड़कियां, अगर सितारे थीं तो कियारा को ध्रुव तारा कह सकते थे, पर मैगी उन सब में अनडिस्प्यूटेड मुही कहलाएगी। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कितने लोगों ने तो मैगी को देखकर दांतों तले उंगली दबा ली। लोग आपस में बात करने लगे। आज तलक सिर्फ आसमान पर चांद देखा था। इस तरह कमरे में रोशन होता सजा होता चांद। पहली दफा देख रहे हैं, दूसरे ने कहा, यार मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे खूबसूरत लड़की नहीं देखी। कमाल ही है याम, ये सोस। पर यह है कौन? तीसरे ने कहा, पता नहीं यार, फिल्म इंडस्ट्री की तो नहीं है ना, असन्ना बॉलीवुड ना हॉलीवुड। मैं तो एक मूवी बफ हूं, मेरी नजर से कोई इतनी खूबसूरत हीरोइन छूट जाए ये पॉसिबल नहीं है। कोई नई लड़की है। तभी उनमें से किसी ने कियारा को पहचान लिया। राधिका और रिद्धिमा को भी अचानक एक शोर उठा, अरे उन तीनों लड़कियों को देखो, ये तो एंजल ऑफ ड्रीम्स हैं। अभी 2 दिन पहले जो दिल्ली में मेगा इवेंट हुआ था जिसने इंटरनेट पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, उसकी मेन लीड्स ही तीनों तो हैं। ये तो कमाल हो गया। ये आज यहां हमारे सामने पार्टी में इस तरह मौजूद होंगी। ये तो सोचा ही नहीं था वहां पर। जब इस तरह की बातें होने लगी तो बहुत से लोग एंजल ऑफ ड्रीम्स में इंटरेस्टेड दिखाने लगे। उनके आसपास भीड़ लगनी शुरू हो गई। कुछ को ऑटोग्राफ चाहिए थे और कुछ लोग उनके साथ सेल्फी खिंचवाना चाहते थे। कियारा और विद्मा के लिए भी यह बहुत सरप्राइजिंग और शानदार मोमेंट था। इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग अब उन तीनों को पहचानने लगे हैं। यह उनके लिए बेहद प्राउड फीलिंग थी। पर जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज थे, उनका इंटरेस्ट पर्दे के पीछे कौन है उसमें ज्यादा था। यानी कि जिस एंटरटेनमेंट कंपनी ने एंजल ऑफ ड्रीम्स इंट्रोड्यूस किया, उसके बॉस में थोड़ी ही देर में ही वहां पर बहुत सारे लोगों ने यह पता कर लिया था कि रेहान एक बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी का मालिक है और रेहान की उसके अलावा भी काफी कंपनीज है। हालांकि यह अभी तक किसी को नहीं पता चला था कि रेहान मित्तल उसी मित्तल फैमिली का इकलौता वारिस है, जिनका एक रूस भी है। अभी थोड़ी देर पहले जो मोटा डायरेक्टर लीजा का गलत फायदा उठाना चाहता था, उसकी नजर भी गिद्ध की तरह अब उन सारी खूबसूरत लड़कियों पर थी। उसने भी उस इवेंट का लाइव टेलीकास्ट देखा था। उस मोटे डायरेक्टर ने अपनी गर्लफ्रेंड को कहा, इस आदमी के साथ जो इतनी सारी लड़कियां हैं, ये वही डांस है जिन्होंने उस दिन परफॉर्म किया था। और उधर वह जो कोने में ब्लू ड्रेस में है, वह उनकी लीग डांस है। कमाल के मूव्स हैं इस लड़की के। उस दिन मैंने तो रिपीट कर करके देखा था। वह टेलीकास्ट उस डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, सिर्फ डांसिंग स्किल होने से क्या होता है, और क्या करेंगे, सिर्फ खूबसूरत चेहरों का। हमारी इंडस्ट्री में एक्टिंग आना बहुत जरूरी है। मुझे नहीं लगता इनमें से किसी को भी एक्टिंग आती है। डायरेक्टर ने कहा, एक्टिंग तो तुमको भी नहीं आती, फिर भी तुम फिल्म में हीरोइन का काम कर ही रही हो ना। आजकल शक्ल ठीक ठाक होनी चाहिए, बाकी काम डायरेक्टर करवा ही लेता है। तुम रुको यहीं, मैं जरा इन लोगों से मिलकर आता हूं। मोटे डायरेक्टर के एटीट्यूड पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे मन ही मन गालियां दे रही थी, पर सामने से कुछ नहीं बोल पाए। लीजा का ध्यान भी अब रेहान पर ही था। वैश जब बोट से क्रूज पर आई थी, तब उसने बहुत पहले ही रेहान और सारी लड़कियों को देखा था। क्रूज पर आने के बाद सब इधर उधर हो गए। उसके बाद लीजा की नजर अब इन पर पड़ी थी। बोटेड पर देखकर तो लीजा ने भी यही सोचा था कि रेहान उसी तरह का आदमी है जो इन लड़कियों को वहां पर किसी लालच से ले जा रहा है।
ताकि लड़कियों के जरिए पैसा कमा सके। पर अब जब लीजा को रेहान की आइडेंटिटी पता चली तो वह भी शॉक रह गई। उसको अफसोस हुआ कि उसने अब तक रेहान को अप्रोच कैसे नहीं किया। जो लड़का एंजल ऑफ ड्रीम्स को स्टार बना सकता है, पूरी दुनिया में इतना बड़ा सेंसेशन क्रिएट कर सकता है, वह कुछ भी कर सकता है। उस पार्टी हॉल में लोग बात कर रहे थे, यार इस आदमी ने उस इवेंट में कितना जबरदस्त पैसा लगाया है। ये एंटरटेनमेंट कंपनी का बॉस कितना एक्सट्रीमली रिच होगा ना। भीड़ में से किसी ने कहा, यार ये रिच नहीं, सुपर डुपर रिच होगा। दिल्ली जैसी सिटी की लाइट कंट्रोल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, याद नहीं है उस इवेंट के बीच में क्या हुआ था। दिल्ली के सारे स्पेशल प्लेसेस पर गजब की लाइटिंग की गई थी। और तो और इतने सारे एयरशिप्स थे जिनसे ये उड़ती हुई लड़कियां निकल रही थी, हवा परफॉर्म करती हुई। ये सारी लड़कियां वही तो हैं जो उस दिन उस इवेंट पर परफॉर्म कर रही थी। पूरे पार्टी हॉल में अब कोई और बात हो ही नहीं रही थी। सब सिर्फ रेहान और उसके शो की लड़कियों के बारे में बात कर रहे थे। वो मोटर डायरेक्टर भी रेहान के पास आया और उसने रेहान को कहा, हेलो मिस्टर रेहान, मुझे अभी पता चला कि 2 दिन पहले इंटरनेट पर जिस इवेंट ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं वह आपकी एंटरटेनमेंट कंपनी ने ही प्रोड्यूस किया है। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको जानता हूं मिस्टर मेहरा, फिल्म इंडस्ट्री में काफी नाम है आपका। आपकी फिल्मों की कमर्शियल सक्सेस से कोई इनकार नहीं कर सकता। बढ़िया मसाला एंटरटेनमेंट बनाते हैं आप। उस डायरेक्टर ने खुश होते हुए कहा, अरे ये तो कमाल हो गया, आप मेरे बारे में जानते हैं, आपने मेरे काम देखा, पसंद किया, ये मेरे लिए ऑनर की बात है। वैसे अगर आप एक्सेप्ट करें तो मेरे पास एक ऑफर है आपके लिए भी मिस्टर मेहरा की बात पर। रेहान हैरान हुआ। रेहान अभी तो पार्टी में आया था, इस तरह किसी से फिल्म वगैरह के बारे में बात करने का उसने सोचा भी नहीं था। हालांकि उसे पता था कि जब यहां पर फिल्म इंडस्ट्री की इतने बड़े लोग हैं तो उसकी एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए यहां कुछ ना कुछ काम का निकलेगा जरूर, पर इस तरह फौरन ही अप्रोच करने को आ जाएगा, ऐसा तो रेहान ने भी सोचा था। रेहान ने उस डायरेक्टर से पूछा, कैसा ऑफर मिस्टर मेहरा? असत्ता। मिस्टर मेहरा ने रेहान को बोला, आपकी ये लड़कियां एंजल ऑफ ड्रीम्स और आपकी वो मेन लीग डांसर कमाल खूबसूरत हैं। मैं इन दिनों एक फिल्म शुरू करने वाला हूं, आप चाहे तो मैं इनको उस फिल्म में रोल दे सकता हूं। उसके बात करने के तरीके पर रेहान सरप्राइज था। वह शायद अभी तक भी ठीक से रेहाना पावर समझा नहीं था जो एहसान जताता हुआ रेहान की एंटरटेनमेंट कंपनी के एक्टर्स को काम देने की बात कर रहा था। फिर भी रेहान ने बोला, किस तरह का रोल? मिस्टर मेहरा ने रेहान को कहा, लीडिंग रोल के लिए तो लड़की फाइनल हो चुकी है, पर मेरे पास कुछ सपोर्टिंग कास्ट में गुंजाइश है। अगर आप चाहे तो मैं अपनी फिल्म में इनको इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। रेहान उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। रेहान ने उसे बहुत सपाट लहजे में कहा, थैंक यू फॉर द ऑफर मिस्टर मेहरा, पर मेरी लड़कियां इतनी ओवर टैलेंटेड है कि शायद आपसे हैंडल नहीं होंगी। वह आपके फिल्म के सपोर्टिंग रोल को सूट नहीं करेंगी, इसलिए जाने दीजिए। मिस्टर मेहरा को समझ ही नहीं आया कि रेहान ने उनकी बेइज्जती की या पपरिस तारीफ की। उन्होंने हैरानी से पूछा, आपको यह ऑफर ठीक नहीं लगा क्या? रेहान ने इस बार सीधे सीधे कहा, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये लड़कियां अगर कोई रोल एक्सेप्ट करेंगी तो वह मेन लीड हीरोइन का, और उसके बाद मैं स्क्रिप्ट खुद चेक करूंगा। पर्सनली सिर्फ शो पीस की तरह वाले रोल भी यह नहीं करेंगी। हमारी एंटरटेनमेंट कंपनी पहले खुद एक एक चीज चेक करेगी, तब जाकर मैं लड़कियों को किसी फिल्म में काम करने दूंगा। रेहान की बात सुनकर वह डायरेक्टर शॉक रह गया। उसने रेहान को कहा, आपको अंदाजा भी है कि फिल्म इंडस्ट्री में मेरा क्या मकाम है? मैं आपकी लड़कियों को रातों रात स्टार बना सकता हूं। रेहान ने कहा, यह लोग ऑलरेडी स्टार हैं। मुझे अब यह देखना है कि इनका टैलेंट कहां सही तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। क्योंकि यह मेरी एंटरटेनमेंट कंपनी में काम करती है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनका बेस्ट देखूं। जब वह डायरेक्टर रेहान से बात कर रहा था तो कियारा, राधिका, विदिमा तीनों रेहान के पीछे ही खड़ी थी। बात करते हुए डायरेक्टर उनके भी एक्सप्रेशन देख रहा था। कियारा और राधिका को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर जब रेहान ने ब्लंटली उस डायरेक्टिव को मना कर दिया तो रिद्धिमा का चेहरा देखने वाला हो गया था। उस डायरेक्टर ने रेहान को कहा, मुझे मना करने से पहले कम से कम इन लड़कियों से भी पूछ लीजिए। शायद ये मेरे साथ काम करना चाहती हैं, पर आपके डर से हाँ नहीं कर पा रही हैं। रेहान ने बिना उनकी तरफ देखे हुए उस डायरेक्टर को कहा, आपकी कोशिश अच्छी है, पर मुझे अपने लोगों पर भरोसा है, और मेरे लोगों को मुझ पर अगर मैंने कोई डिसीजन लिया है तो उनकी भलाई के लिए लिया है। यह बात वह जानते हैं। और एनीवे थैंक्स। अगर फ्यूचर में आपके पास हीरोइन का कोई रोल हो तो आप बताइएगा।
हालांकि उस डायरेक्टर की मसाला टाइप फिल्मों में उसकी स्टॉस काम करें, ऐसा रेहान का कोई इरादा था ही नहीं। रेहान के वहां से जाते ही रिदमा ने कियारा को कहा, रेहान भी अजीब है मिस्टर मेहरा की एंटरटेनमेंट कंपनी है जो आपने अभी शुरू की है। आपने अभी कुछ देर पहले एक म्यूजिक इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया था जिसने इंटरनेट पर सक्सेस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपके उस सुपर इवेंट का रिकॉर्डिंग मैंने भी देखा है। जहां तक मैं समझता हूं कि अगर आपकी एंटरटेनमेंट कंपनी है तो आगे चलकर आप फिल्में प्रोड्यूस करने में भी इंटरेस्टेड होंगे। मैं बात को लंबा ना खींचते हुए सीधे मुद्दे की बात पर आता हूं। कुछ समय पहले मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है जो कि एक साइंटिफिक फिक्शन है। अब क्योंकि ये साइंटिफिक फिक्शन है तो इसमें वीएफए इफेक्ट्स का काम भी बहुत ज्यादा है। जाहिर है खर्चा भी उसको बनाने का काफी ज्यादा आएगा। अगर आपने मेरी फिल्में देखी हैं तो फिर आप तो वाकिफ ही हैं कि मेरा फिल्म मेकिंग स्टाइल थोड़ा अलग है। मैं ईमानदारी से आपको एक बात बता दूं कि मुझे आसानी से इन्वेस्टमेंट मिलेगा नहीं। अगर आप मेरे काम पर भरोसा करते हैं और रिस्क ले सकते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी फिल्म में पैसा लगाना पसंद करेंगे। रेहान कोई जवाब देता इससे पहले ही डायरेक्टर मेहरा वहां आकर खड़े हो गए। मिस्टर मेहरा ने कहा, मिस्टर रेहान इतने बेवकूफ नहीं हैं। अविनाश की तुम्हारी फिल्म पर करोड़ों रुपया लगाएंगे। पहली बात तो यह कि तुम्हारी फिल्में बनने में बहुत लंबा समय लगता है। अजीब मूडी और झक्की आदमी हो तुम। यह बात पूरी इंडस्ट्री को पता है और अगर फिल्म बन भी गई तो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप जाएगी। अब एक एक्ट मूवीज का डायरेक्टर साइंटिफिक फिक्शन बनाएगा, कोई मजाक थोड़ी हो रहा है। मिस्टर रेहान का सारा पैसा डुबो दोगे तुम? अविनाश ने मिस्टर मेहरा को कहा, यह आप कैसे फालतू की बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। माना कि इस बार मैं बहुत डिफरेंट किस्म की फिल्म बनाने वाला हूं, अपने पुराने सारे काम से हटकर। पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपना काम जानता नहीं हूं। मैं अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर 200% हूं। मिस्टर मेहरा ने अविनाश का मजाक उड़ाते हुए कहा, अपने काम को लेकर सभी को इसी तरह के वहम रहते हैं। तुमको लगता है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई चमत्कार कर देगी। लगातार पिटी हुई फिल्मों से शायद तुम्हारा मेंटल बैलेंस बिगड़ गया है। फिर मिस्टर मेहरा ने रेहान की तरफ देखकर कहा, मिस्टर रेहान, अविनाश की बातों में आकर आप सिर्फ अपना नुकसान करेंगे। अगर इनके पास इतने गुण होते तो इनको इस तरह प्रोड्यूसर ढूंढना नहीं पड़ रहा होता। सबको पता है कि इनकी फिल्में 1-2 अवार्ड भले ही ले जाए पर बॉक्स ऑफिस पर पिटती ही है। डायरेक्टर मेहरा की बात सुनकर इस बार अविनाश बिल्कुल चुप रहे। लीजा भी वही खड़ी थी। उसने भी यह सब होता देखा और सुना। जब अविनाश चुप हो गए तब लीजा ने रेहान को कहा, हेलो मिस्टर रेहान, मेरा नाम लीजा राय है। मिस्टर अविनाश की स्क्रिप्ट में उन्होंने हीरोइन के कई पॉइंट के रोल में मुझे कास्ट किया है। बहुत फेमस फिल्में तो मेरे पास नहीं है पर आप मेरा कुछ काम देख सकते हैं। मुझे भी अपने क्राफ्ट को लेकर पूरा कॉन्फिडेंस है। हम मिलकर यह फिल्म बनाएंगे तो मुझे यकीन है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी कमाल करेगी। लीजा के ये बोलते ही डायरेक्टर मेहरा बहुत जोर से हंसे। लीजिए, यह तो वही बात हो गई जिसके खुद के सर पर छत नहीं है वह दूसरों को आसमान बांट रहा है। मिस लीजा, अविनाश की तरह आप पर भी दांव लगाना बेवकूफी है। बल्कि अब तो मिस्टर रेहान बिल्कुल ही इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। जब देखेंगे कि हीरोइन की तरह एक अननोन फेस काम कर रहा है किसी भी फिल्म के बिकने के लिए, यह बहुत जरूरी है कि या तो डायरेक्टर बहुत पॉपुलर हो या फिर एक्टर वेल नोन हो। जिस फिल्म में सब कुछ ही इतना रिस्क हो वहां भला कौन इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? रेहान ने मिस्टर मेहरा को इग्नोर करते हुए लीजा को कहा, हेलो मिस लीजा, मैंने आपका काम देखा है। आपकी शॉर्ट फिल्म एसेज वाकई बहुत कमाल की है। रेहान ने फिर अविनाश को कहा, मिस्टर अविनाश, क्या आपके पास अपनी स्क्रिप्ट अभी है? अविनाश ने सुपर एक्साइटेड होकर कहा, हाँ बिल्कुल है। उसकी सॉफ्ट कॉपी तो मेरे फोन में ही है। कहिए तो आपको अभी फॉरवर्ड करता हूं। रेहान ने अविनाश से कहा, जरा भेजिए। तो अविनाश ने फटाफट अपना फोन निकाला और अपनी स्क्रिप्ट की सॉफ्ट कॉपी रेहान को मेल कर दी। अपनी स्क्रिप्ट को लेकर इस बार अविनाश बहुत कॉन्फिडेंट था। उसने अपनी अब तक की सारी फिल्मों से बिल्कुल अलग कहानी लिखी थी। एक ऐसा साइंटिफिक फिक्शन जिसमें दूसरे ग्रह के लोगों से लेकर सिविलाइजेशन की शुरुआत तक के बारे में बहुत कुछ था। रेहान ने अपना फोन खोलकर मेल चेक किया। 10 मिनट रेहान तक। रेहान उस मेल को पढ़ता रहा। उसके बाद रेहान ने अविनाश से कहा, इसका कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट लिया है। मैंने आपकी सिनॉप्सिस देखी, स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, पर सिनॉप्सिस देखकर समझ आ गया कि कॉन्सेप्ट बहुत कमाल का लेकर आए हैं। आप इंडियन सिनेमा में अभी तक इस पर काम हुआ नहीं है, पर मिस्टर अविनाश, आपका काम तो अब तक का बिल्कुल अलग ही रहा है। इस तरह के कमर्शियल फिल्म से
अविनाश ने रेहान को कहा, मैं इसे क्लासिक और कमर्शियल के बीच का सुपर ब्रिज बनाना चाहता हूं, मास्टरपीस की तरह। इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा है, तभी यह फिल्म अभी तक शुरू नहीं हो पा रही है। रेहान ने अविनाश से पूछा, कितना इन्वेस्टमेंट? अविनाश ने डरते डरते रेहान को कहा, कम से कम 100 मिलियन तो लग ही जाएंगे। जैसे ही अविनाश ने कहा 100 मिलियन, डायरेक्टर मेहरा बहुत जोर से हंसे और बोल, दिमाग खराब हो गया है आपका। अविनाश जी, आप जैसे डायरेक्टर पर 100 मिलियन कौन लगा देगा? आपकी फिल्म में 1 मिलियन ना कमा कर दें, 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के बाद तो प्रोड्यूसर के बर्तन बिक जाएंगे। और आपको साई-फाई के बारे में पता क्या है? आज सिनेमा बनाते हैं। आप तो वही कीजिए। इस तरह की स्पेशल इफेक्ट्स वाली फिल्में बनाना आपके बस का काम नहीं है। मिस्टर अविनाश, डायरेक्टर मेहरा लगातार अविनाश की इंसल्ट कर रहे थे, पर अविनाश का नेचर ही नहीं था कि इस तरह की वाहियात बातों पर बहस करते, इसीलिए वह चुप ही रहे। रेहान ने डायरेक्टर मेहरा की बात को इग्नोर करते हुए अविनाश से पूछा, 100 मिलियन में बन जाएगी यह फिल्म? अविनाश ने घबराते हुए रेहान को बोला, मैं जानता हूं कि यह बहुत ज्यादा लग रहा होगा आपको। मैं जितना हो सकेगा उतना कम से कम खर्चा करने की कोशिश करूंगा। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आई प्रॉमिस कि आपका नुकसान नहीं होने दूंगा। रेहान ने मुस्कुराते हुए अविनाश से कहा, 100 मिलियन नहीं, मैं आपको 200 मिलियन दूंगा वीएफ। एक इफेक्ट वर्ल्ड क्लास होने चाहिए। अगर यह भी कम पड़ेगा तो मैं और इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। मेरी तरफ से आपको कंप्लीट फ्री हैंड है। आप मेरी एंटरटेनमेंट कंपनी के बाकी लोगों के साथ एक मीटिंग कर लीजिएगा, उनका कोलबॉन्ड लीजिए, किसका क्या काम होगा वह सब आप देख लीजिए। आपके काम में किसी भी तरह का हम लोग कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। सारा लीड आपके पास रहेगा। मेरी एंटरटेनमेंट कंपनी के बैनर के अंदर बनने वाली सबसे पहली फिल्म आपकी ही होगी। रेहान की बात सुनकर अविनाश एकदम दंग रह गए थे। स्टैचू बने वह रियाज से रेहान को हैरानी से देख रहे थे, तो वह उन्हें तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। 100 मिलियन की बजाय 200 मिलियन रेहान ने उन्हें देने को कहा, और उसके अलावा जितनी हेल्प जो भी वह चाहता है उससे सब दिया जाएगा। वह तो इस क्रूज पर आना भी नहीं चाहता था, पर इस फिल्म में इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा चाहिए थी कि उनका बड़े लोगों से मिलना जरूरी था। इसलिए वह इस क्रूज पर आए थे, पर वह डर रहे थे कि उस जैसे डायरेक्टर से हाई फाई टाइप के लोग बात ही कहां करेंगे। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका काम इस तरह बन जाएगा कि उसका ड्रीम प्रोजेक्ट वह पूरा कर सके। उधर रेहान की बात सुनकर मिस्टर मेहरा को तो चक्कर आ ही गया था। उनकी गर्लफ्रेंड तो सच में चकराकर कुर्सी पर बैठ गई, और लीजा का हाल तो ऐसा था कि उसने अपनी हथेली से अपना मुंह ढक रखा था कि कहीं एक्साइटमेंट के मारे उसकी चीखी ना निकल जाए। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि रे ने अभी अभी मिस्टर अविनाश को 200 मिलियन देने की हाँ है, और उस 200 मिलियन की फिल्म में वो हीरोइन की तरह काम कर रही है। फिर अचानक से लीजा को डर लगा कि हो सकता है रेहान इसलिए इन्वेस्ट कर रहा होता ताकि उसकी कंपनी की स्टोर्स इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल कर सके। उसने डरते हुए अविनाश को कहा, मिस्टर रेहान, आपकी फिल्म में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यकीनन वह अपनी ही कंपनी की लड़कियों में से किसी को अड्डी कॉय से लीडिंग लेडी चाहते होंगे, पर मुझे सपोर्टिंग कास्ट की तरह काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए प्लीज मुझे इस फिल्म में रहने दीजिएगा। अविनाश से पहले रेहान ने लीजा को जवाब दिया, मिस लीजा, ये आप कैसी बात कर रही हैं? आप सीनियर एक्टर हैं, प्रोफेशनल है, आपका काम शानदार है। इस फिल्म में लीडिंग रोल तो आप ही करेंगी। हाँ, कहीं और कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से गेस्ट अपीयरेंस की कोई गुंजाइश होगी तो वह मेरे एंटरटेनमेंट कंपनी के एक्टर्स फुलफिल सकते हैं। रेहान की बात सुनकर लीजा तो छोटे बच्चों की तरह रोने लगी। उसका हंसना और रोना एक साथ हो रहा था। यह उसके लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन भी था, और शौक भी। कोई उस पर इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, ऐसे तो उसने सपने भी देखना छोड़ दिया था। यह जो कुछ भी हो रहा था, आसपास बहुत से लोग खड़े सुन रहे थे। जंगल की आग की तरह पूरे पार्टी हॉल में यह बात फैल गई कि रेहान ने अभी अभी किसी फिल्म में इन्वेस्ट करने की हाँ की है, वह भी इसी छोटा मोटा अमाउंट नहीं, 200 मिलियन। जब यह बात रिद्धिमा, कियारा और शशा ने सुनी तो रिद्धिमा तो हवा में उछल पड़ी। रिद्धिमा ने सुपर एक्साइटेड होकर कहा, वाओ, फाइनली रेहान ने हमारे लिए एक बहुत शानदार फिल्म प्लान कर ही ली। मैं बिना बात ही गुस्सा हो रही थी कि रेहान ने डायरेक्टर मेहरा को मना कर दिया। मुझे नहीं पता था कि रेहान इतनी बिग बजट फिल्म में हमें लॉन्च करना चाहता है। पक्का ये इन्वेस्टमेंट उसने हम लोगों के लिए ही की है।
इस फिल्म में हमारा जरूर लीडिंग लेडी का रोल ही होगा। उधर डायरेक्टर मेहरा जब सदमे से बाहर आए तो उन्होंने रेहान को कहा, मिस्टर रेहान, आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आपकी एंटरटेनमेंट कंपनी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करने से पहले ही अपनी रेपुटेशन खो देगी। इस फिल्म को कोई सक्सेस नहीं मिलने वाली है। यह बात आप मुझसे गारंटी लेकर लिखवा लीजिए। इससे बेहतर है कि आप मेरी फिल्मों में इन्वेस्ट करें। मेरे पास कुछ स्क्रिप्ट और भी रेडी है। जिस भी स्क्रिप्ट पर आप काम करना चाहेंगे, हम पहले वही फिल्म स्टार्ट कर सकते हैं। रेहान ने मिस्टर मेहरा को कहा, मेहरा जी, मैं एक बार जो कमिटमेंट कर देता हूं फिर उससे पीछे नहीं हटा। सबसे पहली फिल्म तो मेरी एंटरटेनमेंट कंपनी के बैनर के अंदर मिस्टर अविनाश की ही बनेगी। अविनाश ने रेहान को फौरन कहा, और मैं भी आपको यकीन दिलाता हूं मिस्टर रेहान कि मैं आपके इस भरोसे पर खरा उतरूंगा। मैं जी जान लगा दूंगा कि यह फिल्म न सिर्फ क्रिटिकली अप्रिशिएट हो, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी सक्सेस के रिकॉर्ड्स बनाए। यह सब देखकर मिस्टर मेहरा का पारा अब हाई हो चुका था और उनकी गर्लफ्रेंड भी जेलेसी की वजह से मरी जा रही थी। वह तो मन ही मन खुद को कोस रही थी कि उसने क्यों मिस्टर मेहरा के साथ रोल के लिए ट्राई किया। अगर वह शुरू से ही रेहान के पास जाती तो शायद 200 मिलियन की फिल्म आज उसके पास होती। उधर अपने हाथ से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जाते देखकर मिस्टर मेहरा बुरी तरह तिससी मिलाए हुए थे। मिस्टर मेहरा के करप्ट दिमाग में अब कुछ और ही बातें चलने लग गई थी। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को कहा, जहां तक मुझे खबर है वेंकटेश्वर अन्ना का बेटा राजा न्यूज पर रुका हुआ है ना। डायरेक्टर मेहरा की बात सुनकर उनकी गर्लफ्रेंड चौंकती हुई बोली, थोड़ी देर पहले तो मैंने उसे बार काउंटर पर देखा भी था, और आप राजन के लिए क्यों पूछ रहे हैं? डायरेक्टर मेहरा ने अपनी गर्लफ्रेंड की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उनके चेहरे से साफ जाहिर था कि उनके दिमाग में कोई शातिर प्लान पक रहा है। रॉयल प्रिंसेस क्रूज की डिनर पार्टी में रेहान ने डायरेक्टर मेहरा का ऑफर ठुकरा दिया था, पर डायरेक्टर अविनाश का बहुत समय से फैन था। अविनाश आर्ट मूवीज का एक फेमस डायरेक्टर है, पर इस बार अविनाश एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहा था। उसने एक साइंटिफिक फिक्शन की स्क्रिप्ट लिखी थी जिसकी इन्वेस्टमेंट तकरीबन 100 मिलियन थी। रेहान ने उसको 200 मिलियन ऑफर किए। रेहान ने उसे कहा कि उसकी एंटरटेनमेंट कंपनी के बैनर के अंदर सबसे पहली फिल्म अविनाश की ही होगी। पूरे क्रूज में यह बात फैल चुकी थी कि रेहान इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। डायरेक्टर मेहरा को यह बात बर्दाश्त नहीं थी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया कि इस वक्त शिप पर वेंकटेश्वर अन्ना का बड़ा बेटा राजन भी है। उसकी गर्लफ्रेंड ने पूछा, राजन के यहां होने से या ना होने से हमें क्या फर्क पड़ता है? डायरेक्टर मेहरा ने उसे कहा, बेसिकली मैं उसी से मिलने के लिए यहां आया था। वह पहले भी फिल्मों में इन्वेस्ट करता रहा है। तुम्हें शायद पता नहीं है कि आधा मालदीव्स उसके फादर का ही है, यानी वेकेंट शवर अन्ना का। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मलेशिया, थाईलैंड जैसी जगहों में उनकी बेशुमार प्रॉपर्टीज हैं। राजन को फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट नहीं है, पर खूबसूरत लड़कियां राजन की कमजोरी रही हैं। तुम्हें यहां पर साथ लाने का रीजन भी यही था। डायरेक्टर मेहरा की गर्लफ्रेंड ने हैरानी से उससे पूछा, मुझे यहां लाने का रीजन राजन था? यानी आप चाहते हैं कि मैं राजन के पास जाकर इन्वेस्टमेंट की बात करूं? डायरेक्ट मेहरा ने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला, तो इसमें गलत क्या है? तुमको आइडिया भी नहीं है कि वह आदमी अगर हमसे खुश हो गया तो 200 मिलियन छोड़ो 500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर सकता है। डायरेक्टर मेहरा की गर्लफ्रेंड उनकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। उसने एक नजर पलटकर लीजा की तरफ देखा। लीजा से उसे बहुत ज्यादा जेलेसी हो रही थी कि कैसे उसके सामने देखते देखते ही लीजा को एक बड़ी फिल्म मिल गई। मेहरा और उसकी गर्लफ्रेंड आपस में राजन को लेकर मंसूबे बना तो रहे थे, पर उनको तो सही हालात पता ही नहीं थे जिससे मिलने की वह बात कर रहे हैं। वह राजन तो हाथ पैर तुड़वा कर सिटी हॉस्पिटल में कोमा की हालत में पड़ा, अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। उधर क्रूज की डिनर पार्टी में रेहान के आसपास भीड़ बढ़ती जा रही थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े बहुत सारे लोग ने वाई से उसे घेर लिया था। हर कोई रेहान से अपना इंट्रो प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता था। सबके दिमाग में एक ही बात थी कि अगर वो रेहान की गुड बुक्स में आ गए तो कल को रेहान उनके प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है। कुछ लोग तो बेवकूफ की तरह वहां पर स्क्रिप्ट निकालकर ही खड़े हो गए। वो लोग रेहान को बार बार इंसिस्ट कर रहे थे कि उनके पास एक अच्छी स्क्रिप्ट है और रेहान उसमें इन्वेस्ट कर दे। इस बढ़ती भीड़ से रेहान को बहुत इरिटेशन हो रही थी। वह बहुत रेस्टलेस फील कर रहा था और उस भीड़ से पीछा छुड़ाकर कहीं भाग जाना चाहता था। रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हुजूम ऐसे पागल क्यों हुआ जा रहा है। 200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट,
फिल्म इंडस्ट्री में एक आम बात है। फिर लोग इस तरह उसके पीछे क्यों पड़ गए हैं? पर बात सिर्फ 200 मिलियन की नहीं थी। लोगों को रेहान की मिस्टीरियस पर्सनालिटी बहुत ही अट्रैक्ट कर रही थी। लोगों को यह समझ आ गया था कि रेहान एक्सट्रीमली रिच है, वह शीरिश जिसकी चाहे जिंदगी बदल सकता है। जब एक आर्ट फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर के अटपटे से साइंटिफिक फिक्शन प्रोजेक्ट के लिए यूं चुटकियों में 200 मिलियन निकाल सकता है, फिर तो पता नहीं वह कितने लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इतनी सारे फिल्म इंडस्ट्री वाले लोगों के बीच में अचानक रेहान की नजर के आगे एक विजिटिंग कार्ड आया। बहुत सारे लोग उसकी नजर के आगे अपने अपने विजिटिंग कार्ड दिखा रहे थे कि रेहान किसी का तो ले ले और रेहान की उससे बातचीत शुरू हो सके। इन सारे विजिटिंग कार्ड में से रेहान ने एक विजिटिंग कार्ड पकड़ लिया। वह विजिटिंग कार्ड एक इंटरनेशनल शिपिंग कंपनी का था। रेहान ने कार्ड हाथ में लेकर नजर उठाकर देखा। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो मिस्टर रेहान, मैं एक शिप बिल्डिंग कंपनी में सीनियर मैनेजर हूं। हमारी कंपनी शिप्स के साथ साथ स्पेशली कस्टमाइज्ड यर्ट्स भी बनाती हैं। कल यहां पर एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन है जिसमें हमारी सारी स्पेशल टूल्स आप देख सकते हैं। रेहान ने उस आदमी को पूछा, कल किस समय है यह एग्जीबिशन? उस आदमी ने आगे आकर कहा, सर माय नेम इज विराज मलिक। ये एग्जीबिशन कल मॉर्निंग 10 o'clock से लेकर शाम 7 बजे तक चलेगी। दुनिया भर की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स इस एग्जीबिशन में शोकेस करेंगे। अगर आप आएंगे तो मैं आपको पर्सनली एस्कॉर्ट करूंगा। रेहान ने स्माइल करते हुए उसे कहा, नाइस टू मीट यू मिस्टर विराज, मैं कल आऊंगा, 11 बजे का टाइम ठीक रहेगा। विराज ने रेहान को कहा, एब्सोल्यूट सर, मैं आपको समय से लेने पहुंच जाऊंगा। कल मिलते हैं, अभी आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच सर, कहकर वो जाने लगा तो रेहान ने उसे कहा, मिस्टर विराज आप मत आइएगा, मैं खुद पहुंच जाऊंगा। मेरे साथ और भी कई लोग होंगे बट डोंट वरी, मैं समय से पहुंच जाऊंगा। विराज ने रेहान को कहा, ओके सर, जैसा आप चाहे। विराज ने जब से यह शिप बिल्डिंग कंपनी ज्वाइन की थी, कंपनी ने बहुत तरक्की की है। विराज इस मामले में बहुत टैलेंटेड है कि उसे कब किसे अप्रोच करना है। जब उसने रेहान को यहां पर 200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट इस तरह मूवी में करते देखा, वह तभी समझ गया था कि रेहान जरूर टिपेट आर्टिक खरीदने में इंटरेस्टेड होगा। रेहान जैसे बिलियनियर अपने प्राइवेट जेट रखते ही हैं। उधर रॉयल प्रिंसेस क्रूज की पार्टी अब ओवा होने वाली थी। रॉयल प्रिंसेस क्रूज का भी मालदीव्स में यह आखिरी दिन था। अगले दिन सुबह क्रूज यहां से अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ से सेल कर जाने वाला था। सब लोग एक दूसरे को गुड बाय कह रहे थे जो इस पार्टी में पहली बार मिले थे या फिर बहुत समय बाद मिले थे। रेहान भी होटल वापस आ गया था। सारी लड़कियां भी बहुत थक चुकी थी। सब अपने कमरों में सोने चले गए थे। रिदमा को अभी तक भी यही लग रहा था कि रेहान ने उन लोगों के लिए ही इस फिल्म में 200 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। वह भी हीरोइन बनने के ख्वाब देखते हुए सोई थी। अविनाश भी बहुत खुश था कि उसको अपनी रिस्क टेकिंग स्क्रिप्ट के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टर मिल गया है। लीजा के तो पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसकी आंटी को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसका इतना बड़ा जैकपॉट लग गया है। लीजा की आंटी भी अपने टाइम में एक सपोर्टिंग एक्टर की तरह काम कर चुकी थी। किसी जमाने में लीजा की मां ने उनकी बहुत मदद की थी, इसलिए ही वह अब लीजा को सपोर्ट करने की कोशिश करती थी। पार्टी के बाद लीजा ने आंटी को उनके घर ड्रॉप किया और अपने रूम की तरफ चल दी। वह वर्किंग वुमन हॉस्टल का रूम एक लड़की के साथ शेयर करती थी। तंगी के दिनों में उस लड़की ने भी लीजा को बहुत सपोर्ट किया है। लीजा जब वहां पर पहुंची तो ऑलमोस्ट सुबह होने वाली थी। उस लड़की ने दरवाजा खोलते हुए कहा, ओह माय गॉड, तुम तो पूरी रात ही शिप पर लगाकर आए हो। मैंने 1 बजे तक तो इंतजार किया, फिर मैं समझ गई कि तुम तो सुबह ही आओगी। लीजा ने खुशी से उसे गले लगाते हुए कहा, अर्शिया, तुम सोच भी नहीं सकती आज क्या हुआ। क्रूज पर उसकी दोस्त अर्शिया उसकी खुशी देखकर हैरान थी। उसने सरप्राइज होते हुए पूछा, हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। किसी फिल्म में कोई रोल मिल गया है क्या? लीजा ने खुश होते हुए कहा, बस किसी फिल्म में कोई रोल नहीं बल्कि 200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से बनने वाली फिल्म में मेन लीड हीरोइन का रोल मिला है। मुझे इस बार तो अर्शिया भी दंग रह गई। फिर उसने लीजा को कहा, कुछ भी बोल रही है, लगता है आज ज्यादा पीकर आ गई है। तू ये सच नहीं हो सकता, मजाक करने को भी मैं ही मिली हूं। क्या सुबह होने वाली है? उठ पटान ख्वाब देखने बंद कर और आकर सो जा। लीजा ने उसे फिर से हक करते हुए कहा,
कोई नहीं पी है मैंने, और यह उटपटांग ख्वाब नहीं है, सच बता रही हूं तुझको। कोई रेहान मित्तल है, दिल्ली से क्रूज पर आया हुआ था। तूने डायरेक्टर अविनाश का नाम तो सुना ही है ना? अर्शिया ने हैरानी से पूछा। वही अविनाश जिसकी फिल्म ने कुछ समय पहले नेशनल अवार्ड भी लिया था। लीजा ने उसे कहा, हाँ वही बॉक्स। ऑफिस पर उसकी फिल्में चाहे कमाल ना दिखा पाए, पर डायरेक्टर वह बहुत कमाल का है। इस बार कोई साइंटिफिक फिक्शन मूवी बनाना चाहता है, अपने पिछले कामों से बिल्कुल अलग। रेहान मित्तल कोई बहुत बड़ा बिलियनियर है। उसने अभी नई नई एंटरटेनमेंट कंपनी शुरू की है। वह हिस्सा अविनाश के काम का फैन है। उसने अविनाश की फिल्म में इन्वेस्ट करना एक्सेप्ट कर लिया है और उसने कहा है कि हीरोइन उस फिल्म में मैं ही रहूंगी। इनफैक्ट उस रेहान मित्तल से बात करने से पहले ही अविनाश ने मुझसे बात कर ली थी फिल्म में हीरोइन के रोल के लिए। एक तरह से यह अच्छा ही हुआ, वरना सबको लगता कि मैंने पैसे के लालच में रोल घपटा है। लीजा खुशी के मारे नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। अर्शिया को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। उसको लग रहा था कि लीजा कोई कहानी सुना रही है, पर जिस तरह से लीजा ने की डिटेल्स दी, अर्शिया समझ गई थी कि सब कुछ सच में हुआ है। अर्शिया ने लीजा को कहा, क्या यार, तेरी तो किस्मत खुल गई। जब तू बड़ी स्टार बन जाए तब मुझे भूल मत जाना। अर्शिया भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत समय से ट्राई कर रही थी, पर छोटे मोटे रोल्स के अलावा उसे कभी कुछ खास मिल नहीं पाया था। लीजा ने बहुत प्यार से अर्शिया का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, काश आज तुम भी मेरे साथ चलती। अर्शिया ने लीजा को कहा, मेरे पास कहां था, लाख टिकट के लिए चली भी जाती तो क्या होना था। मैं अब बुई हो रही हूं, मुझे सांस से बसा होता है। कौन फिल्म में लेना चाहेगा लीजा? लीजा ने हैरानी से कहा, सिर्फ 29 साल की हो तुम बुरी कहां से हो गई? अर्शिया ने हंसते हुए बोला, फिल्म इंडस्ट्री में 29 साल बुरा ही होता है। 2 दिन बाद मैं 30 की हो जाऊंगी। मेरे लिए इंडस्ट्री में अब बस बड़ी बहन के रोल ही बचे हैं। खैर छोड़ो मेरी बात पर, तुम जब बहुत बड़ी स्टार बन जाओगी तब मुझे भूल मत जाना। अब आओ और थोड़ी देर सो जाओ। मैं भी थोड़ी देर और सो जाती हूं, फिर मुझे काम पर निकलना है। कहकर अर्शिया वापस बेड पर जाकर लेट गई। लीजा उसे देखते हुए सोचने लगी, रेहान बहुत अच्छा इंसान मालूम होता है और अविनाश सर भी बहुत पोलाइट है। मैं एक बार उनसे बात जरूर करूंगी। क्या पता अर्शिया को इसी मूवी में ही कोई चांस मिल जाए। वैसे भी बात का किसने देखा है फिल्म में, चाहे 200 मिलियन लगे चाहे 400 मिलियन। बड़ी बड़ी फिल्में भी इतनी बुरी तरह फ्लॉप होती हैं कि कोई नहीं बता पाता कि क्या वजह हुई। मैं इस बार ही अर्शिया के लिए बात जरूर करूंगी। उसके बहुत एहसान है। मुझ पर बुरे समय में अर्शिया ने बहुत साथ दिया है। मेरा यही सोचते सोचते लीजा भी सो गई। अगले दिन होटल में सुबह से ही बहुत चहल पहल थी। ब्रेकफास्ट के बाद उस टूर गाइड ने अनाउंस किया कि आज उसके पास सब लोगों के लिए 2 प्लान्स है। पहला तो यह कि यहां पर बहुत बड़ी इंटरनेशनल यट एग्जीबिशन होने वाली है। जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हो, एक ग्रुप उनका बनाया जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है मालदीव्स के दूर दराज के आइलैंड्स पर सीनिक ब्यूटी देखने जाना। आज हमने 2 बसेस अरेंज की है। जिसको जो पसंद हो दोनों में से वह चूज कर सकता है। टूरिस्ट गाइड की बात सुनकर उस कॉलेज के लड़के अमर की गर्लफ्रेंड शीना एकदम से चाहते हुए बोली, वाह, यानी कि हम आज लग्जरियस ट्रिप पर भी जा सकते हैं, वहां की चीजें एंजॉय कर सकते हैं। टूर गाइड ने कहा, यह मैं अभी नहीं बता सकता कि टाई खुडी की फैसिलिटी कितनी अवेलेबल होगी। जो कंपनीज वहां एग्जीबिशंस में आती हैं उनमें से कुछ का इस तरह का ऑफर होता है कि आप एक शॉर्ट ट्रिप ले सकते हैं, और वह भी मोस्ट ऑफ द टाइम पेड और कंडीशंस के साथ होता है। यह सब कुछ तो वही जाकर पता चलेगा। हाँ, टेस्ट को आप अंदर से देख सकते हैं, जो कि आम दिनों में अलाउड नहीं होता। वहां सारी सुपर लग्जरी यट हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में बिलियनर्स के पास ही होती है। उन्हें अंदर से देख पाना भी अपने आप में बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है। उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड का हाथ झकझोर हुए कहा, मुझे तो इसी एग्जीबिशन में जाना है और यट राइड भी एंजॉय करनी है। टिकट भी होगा तो हम लोग ले लेंगे, पर वही चलेंगे। अमर एक बार फिर हताश हो गया कि कल रात कितनी मुश्किल से उसे कुछ पैसे वापस मिले थे, जिनसे वह अपने कॉलेज की फीस देने वाला था। ऐसा ना हो कि यह लड़की वह पैसे फिर से खर्च करा दे। उस टूरिस्ट गाइड की बात सुनकर रेहान ने अपने पूरे ग्रुप को कहा, मैं तो यॉट एग्जीबिशन ही देखने जाऊंगा। बाकी आप सब लोगों को कोई कंपल्शन नहीं है। आप लोग अगर सीनिक ब्यूटी के लिए जाना चाहते हैं तो दूसरी बस से जा सकते हैं। रेहान का अंदाजा सही था। मैक्सिमम लड़कियों ने यॉट एग्जीबिशन के लिए मना कर दिया। उन लोगों का इंटरेस्ट
आइलैंड की सीनिक ब्यूटी और वहां की लोकल मार्केट देखने में था। रेहान के साथ बहुत कम लोगों ने आने के लिए हाँ किया। वैसे भी उन लड़कियों ने यही सोचा कि रॉकेट देखकर वह करेंगे भी क्या, क्रूज तो देख ही लिया है। उनके लिए तो सब कुछ एक जैसा ही है। मालदीव आइलैंड्स दोबारा नहीं आ पाएंगे। इससे तो बेहतर है ज्यादा से ज्यादा जगहों को घूम लें। यहां तक कि और कियारा ने भी यॉट एग्जीबिशन के लिए मना कर दिया, पर सरप्राइजिंगली विदिमा और कविता रेहान के साथ चल रहे थे। मैगी ने तो हर जगह रेहान के साथ जाना ही था। विवेक भी रेहान के साथ एग्जीबिशन ही चल रहा था। उसने सोचा कल रात क्रूज पर तो फोटोग्राफ्स नहीं ले पाया, लग्जरी यॉट पर फोटोग्राफी करना भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस होगा। जब वह सब लोग जा रहे थे तब विवेक ने रेहान से पूछा, बॉस आप वाकई डायरेक्टर अविनाश की फिल्म में 200 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं? रेहान ने विवेक को कहा, हाँ सारी बातें तय हो चुकी हैं। एक बार अविनाश पूरी प्रोजेक्ट डिटेल्स फाइनल कर लेंगे तब उस बारे में हम मीटिंग रखेंगे। रेहान ने जब यह कहा तो विवेक अजीब सा उदास दिखने लगा। रेहान ने विवेक से पूछा, कोई दिक्कत है, कुछ कहना चाहते हो? विवेक ने उसके बाद रेहान को कुछ ऐसा कहा जो रेहान के लिए बहुत सरप्राइजिंग था। मालदीव आइलैंड्स पर आज रेहान और उसके ग्रुप का दूसरा दिन था। पिछली रात को क्रूज की पार्टी पर रेहान ने डायरेक्टर अविनाश की फिल्म में 200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट देने के लिए एग्री कर लिया था। वहीं पार्टी में एक शिप बिल्डिंग कंपनी के मैनेजर विराज मलिक ने रेहान को कांटेक्ट किया था और मालदीव्स में लगने वाली स्टू इंटरनेशनल एग्जीबिशन में इनवाइट किया था। अगले दिन होटल में मॉर्निंग में टूर गाइड ने भी ट्रिप के लिए यह इवेंट एक ऑप्शन में रखा। बहुत सारे लोग सीनिक ब्यूटी देखने के लिए चले गए और कुछ लोग टी एग्जीबिशन के लिए इंटरेस्टेड थे। यट एग्जीबिशन पर रेहान के साथ मैगी, कविता और विदिमा भी जा रहे थे। बाकी सब लोग आइलैंड पर घूमने निकल गए। रेहान के साथ वह फोटोग्राफर विवेक भी एग्जीबिशन में ही चल रहा था। उसने रेहान से पूछा कि क्या आपने सच में अविनाश की फिल्म में 200 मिलियन इन्वेस्ट किया है? जब रेहान ने उसे हाँ कहा तो वह अजीब सा कंफ्यूज देखने लगा। रेहान ने उससे पूछा, क्या वह कुछ कहना चाहता है? कोई दिक्कत है क्या? तब विवेक ने रेहान को बोला, दिक्कत कुछ नहीं है, मैं बस सोच रहा था कि अगर इस फिल्म को शूट करने के लिए एज ए कैमरामैन मुझे काम मिल सकता। तो रेहान ने हैरान होते हुए कहा, फोटोग्राफी करना अलग बात है और मूवी शूट करना बिल्कुल अलग। तुम्हें लगता है कि तुम यह काम कर सकते हो? विवेक ने रेहान को कहा, बॉस इनफैक्ट मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन की स्पेशलाइजेशन फिल्म शूटिंग में ही है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई ढंग का काम मिला ही नहीं और फिर मैंने छोटे मोटे प्रोजेक्ट लेने बंद कर दिए और यूं ही फोटोग्राफी में टाइम पास करने लगा। रेहान ने विवेक को कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हारा काम साइनाथ जैसी अविनाश जी को पसंद आना चाहिए। मुझे तो इस बारे में नॉलेज ही नहीं है। मिस्टर अविनाश को सही लगेगा तो तुम भी ज्वाइन कर लेना। रेहान की बात सुनकर विवेक बहुत खुश हो गया। उसने रेहान को कहा, थैंक यू सो मच बॉस, मुझे यकीन है कि मिर अविनाश को मेरा काम पसंद आएगा। इसके अलावा मुझे पोस्ट एडिटिंग का काम भी आता है और वह भी बहुत एफिशिएंटली। पर रेहान ने इस बार विवेक को कुछ ऐसा कहा कि विवेक एकदम शॉक्ड ही रह गया। उसको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रेहान कुछ ऐसा कह देगा। रेहान ने विवेक को ऑफर दिया, अगर तुम एफिशिएंटली काम कर पाए और अविनाश को तुम्हारा काम पसंद आ गया तो मैं तुम्हें कोई अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी में भी परमानेंट रख लूंगा। रेहान की बात सुनकर विवेक बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसको उम्मीद नहीं थी कि फाइनली रेहान उसे कंपनी में जॉब देने के लिए मान ही जाएगा। बातों बात में ही वह लोग उसी शोर पर पहुंच गए जहां पर वो यट एग्जीबिशन कंडक्ट हो रही थी। जैसे ही सब बस से उतरे, सामने का स्पेक्टेकुलर नजारा देखकर हैरान रह गए। एक से एक क्लासिक सुपर मॉडल टस वहां पर स्ट्रीमलाइन थी। टी पर होने वाली एक्टिविटीज के हिसाब से उसुपाई का नया जेबाए वहां पर टिकट सेलिंग भी हो रही थी। टूर गाइड लोगों को समझा रहा था कि किस एक्टिविटी के लिए कहां से कांटेक्ट करना है। अमर रेहान से दूरी बनाए हुए था। जिस तरह रात को लाख लेकर समझ में आ गया था कि रेहान कोई आम इंसान नहीं है और उसकी रियल आइडेंटिटी जो कुछ भी है वह बहुत ही मिस्टीरियस है। उधर एग्जीबिशन के एंट्री गेट पर रेहान को अटेंड करने विराज मालिक खुद आया था। वह एक एक करके रेहान को वहां पर खड़ी ठोस की क्वालिटीज बता रहा था। रेहान चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। जब वह सबकी खासियत बता चुका तब रेहान ने उसे पलटकर कहा, मिस्टर विराज, आज इस एग्जीबिशन में कोई भी नया मॉडल नहीं है, सबकी सब ओल्ड स्टाइल है। ठीक है, एक्सपेंसिव लग्जरी गुड्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं, पर यह डिजाइन्स, ये मॉडल बहुत सालों से मार्केट में है, इनमें नया कुछ भी नहीं है।
और जो थोड़ी बहुत चेंजेस आप मुझे बता रहे हैं वह प्रीवियस डिजाइन्स के थोड़े से एक्सटेंशन है। इंजन, फर्नेस, इंटीरियर, डेकोरेशन और फर्निशिंग, बस इन्हीं में स्लाइड चेंज किए गए हैं। बट ऐसा कुछ भी एक्सक्लूसिव नहीं हुआ है जिसको देखते ही मैं कहूं कि वाह, यह तो ली जा सकती है। रेहान की बात सुनकर विराज बहुत हैरान हुआ। उसको इसमें बुरी से बुरी परिस्थितियों का सामना करने के साथ सारे फीचर्स डाले गए हैं। यह एक 151 मीटर लंबी है, 36 मीटर चौड़ी है और इसकी 42 मीटर की हाइट है। इसका वजन तकरीबन 11,000 टन है। 5,000 हॉर्स पावर का इंजन है। इसमें इसकी मैक्सिमम स्पीड 40 नॉट्स है, इकोनॉमिक स्पीड 23 नॉट्स एंड अ रेंज ऑन 16,000 किलोमीटर। रेहान उस सुपर स्पेशलिटी टीक्स ईश्टी के फीचर्स सुनकर दंग रह गया था। विराज ने रेहान को कहा, आइए सर, वेलकम टू आवर स्पेशल यॉट। मैं आपको अंदर से यॉट घुमाता हूं। मुझे पूरा यकीन है जब आप अंदर से इस यॉट को देखेंगे तो इसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाएंगे। पर रेहान विराज के साथ यॉट की तरफ बढ़ता इससे पहले ही शीना अमर का हाथ पकड़कर तेजी से यॉट की तरफ बढ़ी। अमर, जल्दी आओ, मुझे सबसे पहले इस यॉट को देखना है। विराज ने एकदम से शीना को रोकते हुए कहा, एक्सक्यूज मी मैम, सॉरी, पर यह यॉट कैजुअल के लिए नहीं है। शीना ने अकते हुए विराज को कहा, क्यों, मेरे पास टिकट है तो मुझे अंदर जाने से कैसे रोक सकते हो? विराज ने शीना को समझाते हुए कहा, मैम, आपके पास जो टिकट है वह ऑर्डिनरी टास्क को देखने के लिए है, बट दिस वन इज ओनली फॉर द स्पेशल कस्टमर्स। अमर ने शीना को पीछे खींचते हुए कहा, चलो यहां से क्यों तमाशा कर रही हो? पर शीना को तो अमर की कोई बात सुननी ही नहीं थी। वह विराज से लड़ती हुई बोली, तुम मुझे नहीं रोक सकते। मेरे टूर गाइड ने कहा है कि मेरी टिकट में सारी टोस्ट को घूमने की परमिशन है। विराज ने इस बार परेशान होते हुए शीना को कहा, मैम, आपको बात समझ क्यों नहीं आ रही है? यह टिकट इस यट पर लागू नहीं होती। यह हमारे स्पेशल सुपर ईज कस्टमर्स के लिए है। इस यट पर लगी छोटी से छोटी चीज भी इतनी एक्सपेंसिव है कि अगर गलती से भी आपसे कोई स्क्रैच लग गया तो आपके साथ पुश्तो भी उसकी कीमत नहीं चुका सकेंगी। विराज की बात पर शीना इस बार उस पर गुस्से से चिल्लाए और बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? तुमको लगता है मैं गरीब हूं और यह बहुत अमीर है। यह कहां से मुझसे ज्यादा अमीर दिखता है? मेरे कपड़े भी इससे ज्यादा एक्सपेंसिव और स्टाइलिश हैं। इस बार तो विराज का भी पारा हाई हो गया। विराज ने भी शीना पर चिल्लाते हुए कहा, मैम, अगर आप 1 मिनट में चुपचाप यहां से वापस नहीं गई तो मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लूंगा और वह उठाकर आपको इस पोर्ट से ही बाहर फेंक देंगे। इस सारे तमाशे में अमर की शक्ल ऐसी हो चुकी थी जैसे अभी रोसे देगा सिपा। रेहान को उस पर तरस आ गया। रेहान ने विराज को रोकते हुए कहा, मिस्टर विराज, रुकिए, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इन लोगों को जानता हूं, आप इन दोनों को यट पर जाने दीजिए। फिर रेहान ने धीरे से अमर को कहा, अपनी इस पागल गर्लफ्रेंड पर नजर रखना, ऐसा ना हो अंदर कुछ गड़बड़ कर दे। अमर ने हां में सिर हिलाते हुए रेहान को कहा, थैंक यू सो मच सर, मैं शर्मिंदा हूं। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि इस लड़की को हैंडल कैसे करूं। अमर की बात पर रेहान ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा और इशारे से उसे योट में जाने को कहा। पर रेहान के इस तरह उन दोनों को योट पर ले जाने का कहने पर विराज का मुंह चट गया था। विराज को समझ नहीं आया कि रेहान शीना को इर्बाते से पर जाने की हां कैसे कर सकता है। साफ दिख रहा था कि वह बहुत ही बदतमीज किस्म की लड़की है। कोई और होता तो विराज इस बात के लिए कभी एग्री नहीं होता, पर रेहान उसका पोटेंशियल कस्टम था। वह रेहान को नाराज नहीं कर सकता था, इसलिए चुप रहा। शीना फटाफट अमर के साथ योट में पहुंच गई और बेवकूफ की तरह हर चीज को छू छू कर देखने लगी। रेहान ने उस पर से ध्यान हटाते हुए विराज से पूछा, इसका कॉकपिट कहां है? विराज ने रेहान को कहा, सर, इसका कॉकपिट टॉप फ्लोर पर है। इसके सारे ऑपरेशंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम हैं। इसको चलाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट इसे चलाना एक कार से चलाने जितना आसान है। एक और बात सर, इस यॉट पर एक हैंगर और एक हेलीपैड भी पीछे की तरफ बना हुआ है, यानी कि आप इस यॉट पर अपने हेलीकॉप्टर से भी टेक ऑफ और लैंडिंग सकते हैं। इसमें एक और सरप्राइज भी है सर। रेहान ने हैरान होते हुए विराज से कहा, यह यट है कि जादू का पिटारा एक के बाद एक सरप्राइजिंग फीचर्स बताए जा रहे हो? विराज ने मुस्कुराते हुए रेहान को कहा, सर, इसके लोअर डेक में एक छोटी याच और भी है जो 20 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी है। उसकी बात सुनकर इस बार तो रेहान पूरी तरह चौंका। उसने कहा, क्या बात कर रहे हो? इस यट के अंदर एक और यट भी है? विराज ने रेहान को कहा, सर, स्पेसिफिकली कहे तो यट नहीं बल्कि एक छोटा सा सबमरीन है
जिसमें एक बार में 4 लोग आ सकते हैं। उससे आप जब चाहे डीप सी के नज़ारे देखने जा सकते हैं। और हाँ, एक और फीचर भी है सर, इसमें ग्राउंड लेवल पर एक पार्किंग लॉट भी है, यानी आप डायरेक्टली अपनी कार से सीशोर पर इस यट के अंदर इन हो सकते हैं। रिहान ने शॉक्ड होकर कहा, माय गॉड, यह यट है या कोई ट्रांसपोर्ट शिप? उस यट की ब्यूटी देखकर रिहान बिल्कुल मेसमराइज था। विराज ने बताया कि उस यट में एक बार में 100 लोग बहुत आराम से आ सकते हैं। रिहान ने पलटकर विराज से पूछा, एंड हाउ मच इट कॉस्ट? विराज ने मुस्कुराते हुए रिहान को कहा, सर कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बस 7,000 मिलियन। जब विराज ने यट का प्राइस बताया तो शीना, जो वहां पीछे ही खड़ी थी, उसकी तो चीख ही निकल गई। रिद्मा, कविता भी आंखें फाड़े विराज को देख रहे थे, जो 7,000 मिलियन के लिए कह रहा था कि ज्यादा नहीं है, बस छोटा सा अमाउंट है। रेहान ने मुस्कुराते हुए विराज को कहा, वाओ, इट्स हेल एक्सपेंसिव ब्रो। उसके बाद रेहान ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर विराज भी चकरा गया और आसपास खड़े सब शॉक रह गए। मालदीव्स के आइलैंड पर एक यट एग्जीबिशन लगी थी। रेहान उस फोटोग्राफर विवेक और अपने ग्रुप की कुछ लड़कियों के साथ दी एग्जीबिशन में आया था। उस एग्जीबिशन में राज मलिक, जो एक वर्ल्ड फेमस शिप बिल्डिंग कंपनी का सीनियर मैनेजर था, रेहान को खुद एस्कॉर्ट कर रहा था। उसने रेहान को अपनी कंपनी की बनाई हुई स्पेशल सुपर लग्जरियस यट दिखाई, जिसके फीचर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। रेहान ने जब उसका प्राइस पूछा तो विराज मालिक ने कहा कि वो यट 7,000 मिलियन की है। जीरी का प्राइस सुनकर वहां खड़े सब लोग दंग रह गए। यहां तक कि रेहान ने भी कहा, विराज, आपकी कंपनी की बनाई हुई यह यट नो डाउट बहुत एक्सपेंसिव है, पर इसमें भी कोई शक नहीं है कि जितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स आपकी कंपनी ने इस यट में डाले हैं, इतना प्राइस देना वथे थे। जब रेहान ने बोला था कि यह बहुत एक्सपेंसिव है, तब विराज को एक बार लगा कि रेहान यह यट नहीं खरीदेगा। पर अभी रेहान ने जिस तरह पॉजिटिव सिग्नल दिए, विराज ने मुस्कुराते हुए रेहान को कहा, सर आई एम श्योर आपके लिए यह प्राइस भी कुछ नहीं है, और आप सही कह रहे हैं। जितने फीचर्स इस टिकॉसिनेशन में है, यकीन कीजिए उस हिसाब से यह बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। एक बात और सर, हमारी कंपनी की तरफ से इस एग्जीबिशन में एक स्पेशल ऑफर है। इस यट के साथ यहां पर खड़ी हमारी कंपनी की कोई भी एक मिनी यट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। रेहान ने मुस्कुराते हुए विराज को कहा, इसके साथ कुछ फ्री नहीं भी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसीडर इट सोल्ड। विराज एकदम दंग रह गया। उसने रेहान से पूछा, क्या कहा आपने सर? रेहान ने विराज को कहा, तुम्हारी कंपनी की यह डावाएं मैंने खरीद ली है। इनफैक्ट मैं सारी पेमेंट भी आज ही ट्रांसफर करवा दूंगा। रेहान की बात सुनकर शीना को तो चक्कर ही आ गया। जब रेहान ने कहा था कि यह डिसाइडासिया बहुत एक्सपेंसिव है, तब शीना मन ही मन हंस रही थी। वह सोच ही रही थी कि अभी सबके सामने उस विराज को इंसल्ट करते हुए कहेगी कि तुम इस रेहान मित्तल को सुपरहिट समझ रहे थे, तुम्हारी यट खरीदने की हैसियत तो इसकी भी नहीं है। पर अब जैसे ही रेहान ने कहा कि उसने यह यट खरीद ली है, शीना को तो आंखों के आगे अंधेरा दिखने लगा। उसका बॉयफ्रेंड अमर भी धम्म से वहां पर रख कुर्सी पर बैठ गया और बड़बड़ आने लगा। मुझे तो पहले ही पता था, ये आदमी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच है। ये जरूर किसी देश का राजा है, वरना इस तरह मिनटों में 7,000 अरब की टेरवस कौन खरीद सकता है? ऊपर से कह रहा है कि पैसा भी अभी ट्रांसफर कर देगा। मुझे तो लग रहा है मैंने वो इन्फॉर्मेशन बेचकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। कुछ बहुत बुरा हो जाएगा मेरे साथ। उधर रेहान की इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर वाली बात सुनकर विराज ने बहुत खुश होते हुए रेहान से कहा, सर तो मैं इसके पेपर्स रेडी कराता हूं। रेहान ने विराज को कहा, मिस्टर विराज, मैं चाहता हूं समंदर में पहले इस यट से एक राइड लेकर आते हैं। पेपर्स आप वापसी पर बनवाए। विराट ने खुश होते हुए कहा, ऑफ कोर्स सर, नो प्रॉब्लम। आप ये यट खुद चलाएंगे या मैं कैप्टन को बुलवा? हाँ। रेहान उस समय यट के टॉप फ्लोर पर बने कॉकपिट में ही खड़ा था, जिसके चारों तरफ लार्ज फ्रेंच विंडोज थी। बहुत ही स्पेक्टेकुलर व्यू वहां से समंदर का नजर आ रहा था। रेहान ने मुस्कुराते हुए विराज को कहा, अभी आपने बताया ना, इसको चलाना कार चलाने जितना आसान है, और यहाँ का ऑपरेशन सारा ए ऑपरेटेड है, तो आई होप कि मैं खुद ही इसे चलाकर देखूं। विराज ने मुस्कुराते हुए रेहान को कहा, श्योर सर। थोड़ी ही देर में रेहान उस लग्जरियस यट के साथ खुले समंदर में था। 20,000 हॉर्स पावर के इंजन से चलने वाली वो यट समंदर में ऐसे स्पीड से जा रही थी जैसे कोई तीर कमान से निकला हो। जितनी तेजी से यट आगे बढ़ रही थी, उसके अंदर खड़ी सब लड़कियां घबराकर कुछ ना कुछ पकड़ रही थीं,
क्योंकि उन्हें अपना बैलेंस संभालना मुश्किल हो रहा था। सबके लिए यह बहुत ही डिफरेंट और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था। रेहान को तो हाई स्पीड पर बहुत ही मजा आ रहा था। थाइडशी टी का स्मूथ और शानदार परफॉर्मेंस देखकर रेहान ने स्पीड और ज्यादा बढ़ा दी। फुल पावर ऑपरे इंजन के साथ स्पीड अपने हाईएस्ट पॉइंट पर रिच कर चुकी थी। अगर कोई इस वक्त ओपन डेक पर खड़ा होता तो इतने विंड प्रेशर को झेल ही नहीं पाता और जाने समंदर में उड़कर कहां पहुंच जाता। रेहान बेहद खुश था। वह तो बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे किसी बच्चे को उसका सबसे फेवरेट खिलौना मिल गया हो। जो लोग समंदर किनारे खड़े हुए दूर से यट को देख रहे थे, वह भी माइस बहुत शौक थे। यट की स्पीड देखकर लोग समंदर किनारे बात कर रहे थे। इस सुपर किंग साइज यट को कौन चला रहा है? स्पीड देखो बाप रे, ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर प्लेन को भी इसके साथ उड़ाया जाए तो ये प्लेन को भी पीछे छोड़ देगी। किसी और ने कहा, यार पे ये कैसे पॉसिबल है? इतना बड़ा शिप इतनी स्पीड से जा रहा है जैसे कोई स्पीड बोट हो। एक और आदमी बोला, यार ये तो जबरदस्त यट है, काश अपनी किस्मत में इसे खरीदना होता। उसके साथ खड़े दूसरे आदमी ने कहा, क्या मजाक कर रहा है यार? अभी मुझे किसी ने बताया कि इसका प्राइस 7,000 मिलियन है। हम लोग तो बस इसे दूर से ही देख सकते हैं। मालदीव्स के एक से एक रईस लोग इस यॉट एग्जीबिशन में आए थे। वहां किसी भी अमीर आदमी के लिए अपनी पर्सनल यॉट रखना प्रेस्टीज इशू था, पर 7,000 मिलियन की यट खरीदने का तो उनमें से भी किसी के पास जिगर नहीं था। वहां पर खड़े वह सब लोग खुद को अब बहुत इंफीरियर फील कर रहे थे। उन सब की प्राइवेट टॉस रेहान की इस सुपर एक्सपेंसिव जायंट यॉट के आगे कुछ भी नहीं थी। उधर विराज रेहान को यॉट के और भी फीचर्स बता रहा था। विराज ने रेहान को कहा, सर अभी यह यट फुली मैनुअल ड्राइविंग मोड पर है, पर इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह प्रोग्राम्ड है कि यह ऑटोमेटिक भी विदाउट एनी सेलर आराम से समंदर में मूव करती रह सकती है। अगर आप सिर्फ डेस्टिनेशन एंटर कर देंगे तब यह ऑटोमेटिक अपना रूट सिलेक्ट करके उस पर सेल करती रहेगी। यह यट वेदर कंडीशन स्पीड सब अपने आप जज करती है। सी कंडीशन, राडार एक्सप्लोरेशन, ऑटोमेटिक रिस्क अवॉइड करते हुए यानी दूसरे शिप्स को बचाते हुए यह आराम से समंदर की सारी कंडीशंस खुद हैंडल कर लेगी। रेहान उस यट की खूबियां देखकर अब और भी ज्यादा डेस्परेटली उसे खरीदना चाह रहा था। विराज ने बिल्कुल सही कहा था कि इस यट को ड्राइव करना कार ड्राइव करने से भी ज्यादा आसान था। रेहान खुद बहुत एक्साइटेड फील कर रहा था। विराज ने रेहान से पूछा, आई होप सर आपको हमारी इस टो की परफॉर्मेंस पसंद आई होगी। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ पसंद ही नहीं, इनफैक्ट दिस इज प्योर लव। मुझे तो इस यॉट से प्यार हो गया है मिस्टर विराज। आई मस्ट अप्रिशिएट योर इंजीनियर्स एंड डिजाइनर्स। यह यट सच में मास्टरपीस है। विराज रेहान की बात पर जोर से हंस दिया। उसके लिए यह बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसकी कंपनी ने 3 साल लगाकर जिस यॉट को डिजाइन किया था और वह भी इतनी सुपर एक्सपेंसिव यॉट को